आत्मीय भाइयों एवं बहनों, विज्ञान को शैतान बनने से रोकें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे पृष्ठ 36 से। आइए इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। हवा में सांस मत लो, इस हवा में जहर है। साथियों, कल कारखाने, रेलवे इंजन, ताप, बिजली, घर, मोटरें, वायुयान, इनकी संख्या द्रुत गति से बढ़ती जा रही है। उनमें जलने वाले डीजल, पेट्रोल, कोयले से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी भयंकर गैसें वायुमंडल को दिन दिन अधिक विषाक्त करती जा रही हैं। अकेले दिल्ली नगर की रिपोर्ट यह है कि वहां ट्रक, बस, मोटर आदि के साइलेंसर प्रतिदिन 20,000 पाउंड से भी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में फेंकते हैं। अकेला ताप बिजली घर 15 पाउंड ऐसी गैस नित्य पैदा करता है, जो शरीर के लिए ही नहीं, इमारतों और लोहों के पुलों के लिए भी हानिकारक है। आगरे का ताजमहल इस नगर की गैसों के कारण जला जा रहा है। उसे देर तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसे घोल पोतने की बात सोची जा रही है जिससे उस सुंदर संगमरमर का क्षरण रोका जा सके। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि हवा में 700वें भाग में होगी तो उसमें सांस लेने वाला मर जाएगा। यदि उनका 1,00,000वां भाग होता तो उस क्षेत्र के प्राणी बीमार पड़ जाएंगे। औद्योगिक शहरों के ऊपर छाई धुंध कभी भी देखी जा सकती है। उसमें कार्बन, सल्फेट, नाइट्रेट, सीसा, हाइड्रोकार्बन के यौगिक की भरमार रहती है। धूल और धुआं मिलकर एक ऐसी स्मोक चादर तानते हैं जिसके नीचे रहने वाले न केवल मनुष्यों को वरन पेड़ पौधों का भी दम घुटने लगता है। उनका स्वाभाविक विकास बुरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। औद्योगिक कारखाने निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, जली हुई रबड़ जैसे लगभग 3,000 प्रकार के विष उत्पन्न करते हैं। यह हवा में छा जाते हैं और उस प्रदेश में सांस लेने वालों को उसी हवा में सांस लेने के लिए विवश रहना पड़ता है। विचारों को यथार्थता का पता भी नहीं चलता कि इन शहरों में दिखने वाली चमक दमक के अतिरिक्त यहाँ वायु में विषाक्तता भी है, जो उनके स्वास्थ्य की जड़ें निरंतर खोखली करती चली जाती हैं। कारखानों से निकलकर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, स्मोक रिएक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और बारीक कण मिलते हैं। साथ ही कार्बन कण, शीशे के कण, धातुओं वाले कारखानों से धातु कण आदि भी शामिल होते रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से एम्फाइजीमा, हृदय रोग आदि हो जाते हैं। हवा नम हुई तो इसी गैस से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, जो भवनों और वनस्पतियों को क्षति पहुंचाता है तथा फौलाद को भी बर्बाद कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त के हीमोग्लोबिन में मिलकर रक्त की ऑक्सीजन धारण क्षमता में कमी ला देती है। इससे थकान और दुर्बलता आ जाती है और सिर चकराने की घटनाएं भी इससे बढ़ जाती हैं। फिर इन जहरीली गैसों से धुएं के धुंध बनते हैं, जिससे कैंसर, श्वसन तंत्र के विभिन्न रोग, हृदय रोग आदि फैलते हैं। ओजोन से वनस्पति क्षतिग्रस्त होती है। बारीक कणों से वस्तुएं मैली हो जाती हैं। आँखों की देखने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इंजनों को स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल में शीशा मिलाया जाता है, किंतु उसके कारण
जो जहरीला धुआं उत्पन्न होता है उससे वायुमंडल की विषाक्तता दिन दिन बढ़ती जा रही है। पता है। वायु में धुएं के बढ़ने का अर्थ होता है उसकी कीटाणुनाशक शक्ति का नाश। स्पष्ट है वायु में कीटाणुओं को मारने वाली क्षमता नष्ट होगी तो कीटाणु भारी मात्रा में बढ़ेंगे और कृषि नष्ट करेंगे। अमेरिका के सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाले इन क्षेत्रों में कृषि कीटाणुओं की यहाँ तक भरमार पाई जाती है कि कभी किसी खेत में कीटाणुनाशक औषधि न पहुंचे तो उससे एक दाना बचकर न आए, जबकि डीडीटी जैसी कीटाणुनाशक दवाओं के प्रयोग से अन्न विषैला बनता है। दोनों ही समस्याएं भयंकर हैं। इनसे बचाव का एक ही उपाय है धुआं बढ़ाने वाले उद्योगों का स्थान लघु कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प ले लें तथा यज्ञों का विस्तार न केवल भारतवर्ष वरन सारे विश्व में किया जाए। यज्ञ ही एक प्रक्रिया है वातावरण को और शुद्ध करने की। कैलिफोर्निया में धुएं के कोहरे से 15 मिलियन डॉलर लगभग 65 करोड़ रुपए की फसलों को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचता है। अप्रत्यक्ष क्षति 132 मिलियन डॉलर की आंकी गई है। यही समस्या अन्य राज्यों में भी है। मित्रों, जॉन टी मिडिल्टन, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी स्टेट वाइड एयर पॉल्यूशन रिसर्च सेंटर का कहना है कि फोटोकेमिकल्स वाले वायु प्रदूषण से सभी 27 स्टेट्स प्रभावित हुई हैं, पर कोलंबिया के कुछ जिले सर्वाधिक। इनकी फसलें तो पिछले दिनों नष्ट होते होते बची। इसके अतिरिक्त डस्ट पार्टिकल्स, ठोस और द्रव केमिकल्स जिनमें तेल और कोयला मिला होता है, उनसे सम्मिश्रित कोहरा भी फसलों को प्रभावित करता है। गैसों से हुआ वायु प्रदूषण, जिनसे हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरेट्स, सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं, वह भी फसलों को नष्ट करता है। सूडान घास, शक्कर के कणों, दालें, पान, अल्फाफा, ओट्स, मूंगफली, एप्रिकॉट्स, सिट्रस, अंगूर, प्लम्बस, ऑर्चिड्स, पेटूनियस, स्पेन ड्रैगन्स, लॉकर्स और रे ग्रास की जांच करने पर पता चला है कि वायु प्रदूषण से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। यदि इनको इससे न बचाया जा सका तो एक दिन वह आ सकता है कि जब ये पूरी तरह विषाक्त होने लगेंगे और इनको जंगली फलों के समान अखाद्य मान लिया जाएगा। मित्रों, 19वीं सदी के अंत में पृथ्वी मंडल पर कार्बन गैस की मात्रा 360,000,000,000 टन थी। संडे स्टैंडर्ड्स के 26 जनवरी 1969 अंक ने इसमें वृद्धि पर चिंता करते हुए लिखा है कि अकेले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक वर्ष में 3,060 लाख टन धुएं की वृद्धि हुई, जबकि संसार में कितने शहर हैं और उनमें धुआं उद्योग कितना बढ़ रहा है, इसके सुविस्तृत आंकड़े निकाले जाएं तो यही कहा जा सकेगा कि संसार एक ऐसी प्रलय की ओर जा रहा है जिसमें जल वृद्धि या उपज वृद्धि न होकर केवल धुआं इतना सघन छा जाएगा कि मनुष्य उसी में तड़फड़ा कर मर जाएगा। धुएं की समस्या आज शहरी क्षेत्रों की ही समस्या नहीं रह गई। उसके दुष्प्रभाव की लपटें अब गांव की ओर भी आने लगी हैं। एक व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है। जहां तक मानवीय स्वतंत्रता की बात है, बीड़ी सिगरेट क्या, लोग अफीम तक खाते हैं।
यदि बीड़ी सिगरेट का धुआं पीकर लोग बाहर न निकलें तब तो ठीक है, पर 3/4 धुआं पेट से बाहर उगलकर शेष वायु को गंदा बनाते हैं तो दूसरे विचारशील लोगों का यह नैतिक अधिकार हो जाता है कि वे अपने और भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनको न केवल समझाकर वरन संघर्ष करके भी रोकें। यही बात ग्रामीण किसानों के भी पक्ष में है। शहरों द्वारा बढ़ रही धुएं की दाब को कम न किया गया तो वही गंदा और विषैला धुआं खेती को नष्ट कर सकता है। इस स्थिति में यंत्रीकरण के प्रभाव को प्रत्येक तरीके से निरस्त करना हम सबका नैतिक कर्तव्य हो जाता है। जो फसलें अधिक संवेदनशील होती हैं जैसे फूल, सरसों, अरहर आदि, वह धुएं से बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं। न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया में इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखने में आए हैं। अगले दिनों कारखाने अणुशक्ति से चलाने की बात सोची जा रही है, पर उसमें विकिरण का दूसरे किस्म का खतरा है। उस दशा में कदम बढ़ाते हुए इस खतरे को ध्यान में रखना होगा कि अणुशक्ति से उत्पन्न विकिरण भी एक संकट है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए रेडियो एक्टिविटी की विषाक्तता में हजारों गुनी वृद्धि हो जाती है। इस तथ्य को वैज्ञानिक भली भांति जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संघ की डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार संसार के रोगियों की मृत्यु में अन्य रोगियों तथा फेफड़ों के रोगियों का अनुपात 5 और 1 का है। हर 5 रोगियों में एक क्षय या फेफड़ों के कैंसर से मरता है। 15 वर्ष की आयु से ऊपर की गणना करें तब तो फेफड़ों के रोगों से मरने वालों की संख्या 1/3 हो जाती है। फेफड़ों का स्वास्थ्य सीधे सीधे वायु से संबंध रखता है। निसर्ग ने प्राणियों को वायु का अकूत भंडागार दिया है और पग पग पर उसको स्वच्छ रखने की व्यवस्था की है। इतना होने पर भी यदि फेफड़े का रोग मानव जाति को इतना संत्रस्त कर रहा हो तो समझना चाहिए कि मनुष्य कहीं कोई भयंकर भूल कर रहा है। भारतवर्ष में प्रति मिनट एक रोगी क्षय रोग, फेफड़े के रोग से मरता है, अर्थात एक दिन में 1440 और प्रतिवर्ष 5,25,600 लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। यह आंकड़े कोई 44 वर्ष पुराने हैं, जबकि इन दिनों वायु प्रदूषण के साथ रोगों में भी असाधारण वृद्धि हुई है। अनुमान है कि इस समय देश में 70-80 लाख व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हैं। 1965 में टीबी की जांच करने वाला बीसीजीटी का 46.3 लाख व्यक्तियों को लगाया गया। जांच से 34 लाख व्यक्ति अर्थात कुल आबादी का 2/3 भाग किसी न किसी रूप में क्षयग्रस्त था। उस समय तक देश में 34,570 रोग सैयाओं से युक्त 427 क्षय रोग अस्पताल थे। अब उनकी संख्या तिगनी चौगनी बढ़ गई। अस्पताल बढ़ने से रोगियों की संख्या कम होनी चाहिए थी, किंतु बात उल्टी हुई, अर्थात अस्पतालों की खपत के लिए रोगियों की संख्या भी बढ़ी, जो इस बात का प्रमाण है कि संकट अत्यधिक गंभीर है। इसकी जड़ को ठीक किए बिना रोग पर नियंत्रण पा सकना संभव नहीं।
मित्रों, फेफड़ों के रोगों का, क्षय रोग का सीधा संबंध प्राणवायु से है और प्राणवायु ही उसका प्रमुख कारण है। पर यह बात अन्य देशों पर, जहां मशीनीकरण बहुत तेजी से हुआ है, अधिक लागू होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विज्ञान को शैतान बनने से रोकें, सांस मत लो, इस हवा में जहर है, इसी विषय पर आगे पृष्ठ 41 से आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।